एक होता है हम लोग की तरफ भैजोंक उसको कहते हैं। आप नदी वदी में जब नहाने उतरेंगे तो वो जो काले रंग का होता है इतना छोटा, वो लटक जाता है और खून चूस के उंगली इतना मोटा हो जाता है। तो नीतीश कुमार और उसका जो जदयू है वो भैजोंक है। पहले भाजपा से चिपके, फिर राजद से चिपके, फिर भाजपा से चिपके, फिर राजद से चिपके, और आगे अब इसी में एक उम्र भी होती है कि वो कहाँ तक पहुंच पाएंगे। तो हम देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचते हैं। नीतीश कुमार को अपनी सत्ता जाने का भय है और मुझे लगता है वो 30-35 सीट पे निपट जाएंगे अगले बिहार चुनाव में, अगर इसी ढर्रे पे चलते रहे। अगर नीतीश कुमार ये जानते हैं कि भाजपा और संघ वालों ने दंगे कराए हैं, जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं, तो बैन कर दो दोनों को। मान लेते हैं कि भाजपा वालों ने ही कराया, फिर भी क्या आप इस प्रश्न का उत्तर इस अश्लील हंसी के साथ देंगे? अति दलित, अति पिछड़ा, इस तरह की संभावनाएं जो बिहार सरकार में नीतीश जी ने बनाई हैं, महादलित ये सब की, तो अब ये मुझे लग रहा है कि ये बैकफायर कर गया है। और जो ट्विटर स्पेस में चर्चा हो रही थी वो इसी पे हो रही थी कि इसको आप कंटेन कैसे करोगे। मस्जिदिया जला दल के गोलियों मार दल के कुल के और अथी कर दल के जे उठावे जाए ओकरे मारे, जे उठावे जाए जे एकरे मारे। एक सिचुएशन मैं दे रहा हूं कि आने वाले समय में हो सकता है कि कोई एक लड़की आएगी कहीं से जो क्लेम करेगी कि मनीष कश्यप के साथ उसकी बात होती थी और उसने जो है उसे कहा था कि वो उससे विवाह कर लेगा और उसके टेक्स्ट पे उसने सेक्स किया, यानी ये रेप का मामला बनता है और ये करके उसका चरित्र हनन भी होगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में हुई जातिगत जनगणना का, और फिर नीतीश कुमार ने जिस तरह से रामनवमी के दंगे हों उस पर जिस तरह से एक अश्लील और भद्दी हंसी हंसते हुए जो बयान दिया है उसके ऊपर। जातिगत जनगणना को लेकर के काफ़ी एक्साइटमेंट था जो जदयू वाले हैं और राजद वाले हैं इन लोगों को कि पता नहीं जातिगत जनगणना हो जाएगी तो ऐसा क्या उनको इच्छाधारी नागिन की मणि मिल जाएगी कि उसके पाते ही वो संभवतः यूएन के सेक्रेटरी जनरल बन जाएंगे या इस तरह से। लेकिन उन्होंने अभी केवल जाति के कोड जारी किए हैं। अभी एक अखबार में छपा है कि किस जाति का क्या कोड होगा। लगभग 214 जातियां इन्होंने चिन्हित की हैं और इन जातियों में थर्ड जेंडर को भी एक जाति में रखा गया है। और बंगाल से आने वाले लोग होते हैं या बांग्ला भाषा बोलने वालों को कहा जाता है, वो भी बिहार में कास्ट है। और एक और बात जो देखने को मिली है वो यह है कि पहली बार मुझे लगता है कि किसी सरकार ने आधिकारिक रूप से यह स्वीकारा है कि मुस्लिम में भी कास्ट होता है। होता तो है ही, उसमें भी मुझे लगता है कि लगभग 30 से अधिक जातियां उपजातियां हैं, लेकिन ये अभी तक कहीं पे भी एक्सेप्टेड नहीं था। क्योंकि चाहे आप जो मजहबी पुस्तकें हैं उनको ले लीजिए या फिर जब आम बोलचाल में जब वार्तालाप आपकी होगी, चाहे क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, तो वो यही बताते हैं कि हमारे में तो जात पात है नहीं, इसलिए तुम कन्वर्ट करो तो ये इस जातिवाद के कुचक्र से जो है तुम ऊपर आ जाओगे। तो ये इस बार एक विचित्र सी बात हो गई कि जो चीज़ कुरान में नहीं है उस चीज़ को बिहार सरकार ने वो ऊपर लाया है और उसमें बताया कि मुसलमानों में भी जातियां होती हैं। अब क्या हुआ कि इस पे 2-3 प्रश्न उठते हैं जो भी चुनाव को लेकर समझना चाहते होंगे कि क्या चुनाव पर इस जातिगत जनगणना का कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे जदयू या राजद जो है उस तरह के ही लाभ उठा पाएगी जो इन्होंने सोचा था? कल क्या हुआ कि कल जब ये सब आउट हुआ तो शाम में कुछ लोग जो मूलतः स्वयं को अम्बेडकर वादी कहते हैं या लालू जी के समर्थक हैं, इन लोगों ने एक ट्विटर पे स्पेस वार्ता रखी थी। मैं जो है टहलते टहलते मुझे लगा कहीं चर्चा हो रही होगी और उस ट्विटर स्पेस में गया। उस वक्त तो जब मैं गया था तो 38-39 लोग ही चर्चा कर रहे थे और फिर मैं थोड़ी देर सुनता रहा तो मुझे लगता है कि किसी ने आइडेंटिफाई किया होगा और फिर मुझे उस ट्विटर स्पेस से मतलब निकाल दिया और फिर मैंने शेयर किया तो उनके स्पेस पे लगभग 200-300 के करीब लोग पहुंचे हुए थे। मैंने उसके साथ उसको शेयर जो किया उसके पीछे एक उद्देश्य था कि वहाँ पर जो चर्चा हो रही थी वह घोर निराशावादी चर्चा थी कि जातिगत जनगणना तो हो गई लेकिन अब इसके जो आंकड़े आएंगे वो किस तरह से
बिहार के समाज में जो भिन्न भिन्न तरह की जातियां हैं, जो अभी तक क्या जातिगत जनगणना इस सोच के साथ हो रही थी कि हम बता देंगे कि सवर्ण मात्र 14% है और बाकी लोग जो है 86% हैं, और देखो कि तुम्हें जॉब में कितना क्या मिलता है, तुम्हें फलाने में कितना क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। अब जब आप इन जातियों को देखेंगे कि 214 जातियाँ हैं, ठीक, अब मान लेते हैं हर जाति को 100% जो है 100 सीट है, उस मामले से मान लेते हैं कि अगर इनको जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की ये बात करते हैं, चाहे विधायिका में जाए, विधायिका भी देख लीजिए कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो हर एक जातियों का रिप्रेजेंटेशन में 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2 से कम सीटें जो है आएंगे इन लोगों की, हर जाति को अगर प्रतिनिधित्व मिले। उसी तरह आरक्षण में भी जब ये लोग डेटा निकालेंगे तब पता चलेगा कि भाई मान लीजिए कि यादव जनसंख्या का मात्र 1% है और आरक्षण उसको 27% मिला हुआ है, मतलब ओबीसी में सबसे लार्ज चंक कौन उठा रहा है आरक्षण का। उसी तरह अन्य जातियां हैं, कुर्मी हो गए या अन्य जातियां हैं, इनको जो ओबीसी या एमबीसी जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज भी, अति दलित, अति पिछड़ा, इस तरह की संभावनाएं जो बिहार सरकार में नीतीश जी ने बनाई हैं, महादलित ये सब की, तो अब ये मुझे लग रहा है कि ये बैकफायर कर गया है। और जो ट्विटर स्पेस में चर्चा हो रही थी वो इसी पे हो रही थी कि इसको आप कंटेन कैसे करोगे। जो जातियां बहुत लंबे समय से इस प्रपंच के बल पर आरक्षण का लाभ ले रही थी और जो मूलतः अति पिछड़ा हैं, जिनका कोई किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं है, वो तो साक्षरता की भी सूची अगर इनकी रिलीज की जाए तो पता चलेगा कि 214 में कम से कम मुझे लगता है कि 70 ऐसी जातियां या 100 जातियां तो ऐसी होंगी जिनमें शिक्षा या साक्षरता का स्तर बहुत ही नीचे होगा राष्ट्रीय औसत से या बिहार के भी औसत से। जिन लोगों को वास्तव में पैसा मिलना चाहिए था या आरक्षण मिलना चाहिए था, वो लोग तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आरक्षण कुछ ही ऐसी जातियां और उपजातियां हैं जो उसका लाभ लगातार ले रही हैं। अब क्या होगा कि जो तथाकथित आरक्षण वाली जातियां हैं, ओबीसी आती है, एससी एसटी ये लोग आते हैं, उनको इस बात पर अब वो लोग बैठकर चर्चा करेंगे कि भाई हमारा जो है खा कौन रहा है। और ये जो विशाल अट्टालिकाएं, अब नाम में यादव लगा हुआ है और आपकी 150-200 करोड़ की मतलब प्रॉपर्टी एक है मात्र दिल्ली में, या फिर आपने पूरा पटना का आधा, पटना में रंग बिरंगे मकान मॉल सब आपने अपने नाम किए हैं, तो ये लोग कौन हैं, इस पे प्रश्न पूछा जाएगा। और इसी पे उस स्पेस में चल रहा था कि एक तो ये बात हो गई कि ये सब बाहर आएगा तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, दूसरी यह बात कि हमारे पास तो प्रवक्ता भी नहीं है जो इसको पढ़ करके डिफेंड कर सके जब सामने से। अब तो जब ये चीज़ आउट हो गई, केवल नंबर आउट हुआ कितनी जातियां हैं, और इसी पर जब विपक्ष घेरने लगेगा कि भाई साहब इतनी जातियां हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, इसको क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, आप लोग सामाजिक न्याय के मसीहा बन रहे हैं, तो बताइए कि ये जो भटियारा कास्ट है, ये जो मान लीजिए कि डोम है, या ये जो दुसाध कास्ट है, इन जातियों का प्रतिनिधित्व कहाँ हो रहा है, इन जातियों से कितने लोग विधायक हैं, इन जातियों से कितने प्रतिशत लोगों को आरक्षण का लाभ जो है पिछले 30 वर्षों में मिला है। ये सब डेटा तो विपक्ष मांगेगा, क्योंकि सामाजिक न्याय के मसीहा और उनके साथ वाले लोग ये भी सत्ता में हैं, तो इसको डिफेंड करेगा कौन। ये अब इन लोगों में यह एक यक्ष प्रश्न बनकर उभरा है जिसका कोई उत्तर नहीं है। वो बंदा स्वयं उस स्पेस में यह स्वीकार कर रहा है कि पढ़ा लिखा एक प्रवक्ता है संजय झा, उसके अलावा तो और कोई तो उसको ना पढ़ेगा ना डिफेंड कर पाएगा, और उल्टा सीधा मतलब बोलेगा जो हमारी इस पूरी मुहिम को जो है एक तरह से संकट ही पहुंचाएगा। वहाँ ट्विटर पे उस स्पेस में एक दूसरी बात आ रही थी, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ गैर भाजपा शासित जो प्रदेश हैं वहाँ पर भी जिनसे राजद के नेता या नीतीश कुमार ये लोग मिलते हैं और गठबंधन की बातें करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में, वहाँ पर भी अब ये डेटा जो है रिलीज करना चाहिए इस तरह का, ताकि एक दबाव बने
और ये एक जन आंदोलन का रूप ले सके और फिर जो है हम मांग उठाएं कि हमें अपना अधिकार दो, ये सब भी चल रहा था। ये सब में भी वही है कि घूम फिर के ये पहुंचेंगे वहीं पे जहां पर यह साबित हो जाएगा कि ये जो इनका प्लान था कि सवर्ण बनाम दलित करेंगे, या बता देंगे कि देखो इतने प्रतिशत सवर्ण है, 14% या 15 या 20%, और वो तुम्हारा जो है 50% जो है वो एक तरह से खाए जा रहे हैं, तुम जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग करो, चाहे आरक्षण हो या अन्य रूट हो। तो ये मैसिवली बैकफायर कर चुका है। अब क्या है कि एक प्रश्न आता है, क्या चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? चुनाव पे ऐसी चीज़ों का असर तब तक नहीं पड़ता जब तक एक्चुअल में हार्ड डेटा, आंकड़े ना रिलीज किए जाएं और एक पार्टी इसको आधार बनाकर मैनिफेस्टो रिलीज ना करे। अब देखिए, मैनिफेस्टो में ये लोग क्यों नहीं इस तरह की बात करेंगे जिस आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करे थे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब अगर हमारी जाति की स्ट्रेंथ मान लीजिए कि 100 सीटें हैं और हमारी जाति की स्ट्रेंथ उसमें से 2 है, तो हमें 2% मिलना चाहिए। 2% हमारी जनसंख्या है, 2 लोग हमारे वहाँ आप में जाने चाहिए, तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि जो लोग नेता बने हैं, जो दलितों की राजनीति से नेता बने हैं, उनको अब कहा जा रहा है कि नहीं, तुम दलित शब्द में भी इतनी जातियां हैं तो तुम फलानी जाति के नेता बनो। इस तरह का ये जो एम था एक तरह से, तो वो नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि बिहार हो या भारत का कोई भी हिस्सा हो, बिना जाति के डेटा के, बिना उपजाति के डेटा के या बिना समूहों के डेटा के कहीं पे भी कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता। ये सब आपको जो है ना, ये एक उत्तर प्रदेश या बिहारियों को नीचा दिखाने के लिए कहा जाता है कि ये लोग जो है जाति को देख करके वोट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जाति को देखकर हर जगह पर वोट किया जाता है, कराया जाता है। चाहे आप साउथ में चले जाइए, अभी देखिए कर्नाटक में हो रहा है, तो वहाँ लिंगायत है, उसके समुदाय हैं, उप समुदाय हैं, बाकी जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं, हिंदुओं की इतनी, तो हर बूथ लेवल के वर्कर तक के पास उस पर्टिकुलर क्षेत्र में किस जाति के कितने वोटर हैं और वो जाति किसके साथ अलाइन करती है, ये पूरा डेटा होता है और उसी के आधार पर चुनाव की जो है रणनीति बनाई जाती है। तो अगर यह पूछा जाए कि इसका कितना असर पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव शून्य पड़ेगा। और अगर ये एक्चुअल में डेटा रिलीज कर देते हैं साक्षरता का, नौकरियों का, विधायकों में रिप्रेजेंटेशन का, इस तरह का डेटा अगर ये रिलीज करते हैं, तो ये बहुत बुरी तरह से पिटने वाले हैं आने वाले चुनाव में। इसका नकारात्मक असर ही पड़ेगा। अब दूसरा बिंदु जो इस चर्चा का है वो है बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उनको लेकर के मैं नीतीश कुमार जी का यह वीडियो आपसे चाहूँगा कि आप देखें। सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा करके देख रहा है, तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा। ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है, और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए? बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए, और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया, तो उस सब पर भी जांच हो रही है। और 2 लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना? यहाँ पर नीतीश कुमार एक बात जो बोल रहे हैं रामनवमी के दंगों को लेकर, और जिस तरह से बोल रहे हैं, एक बात होती है कि ठीक है आपके स्टेट में इतने जगह पे वायलेंस हो गए, मान लेते हैं कि भाजपा वालों ने ही कराया, फिर भी क्या आप इस प्रश्न का उत्तर इस अश्लील हंसी के साथ देंगे? हंसते हुए, और अश्लील हंसी का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो मुस्कुराहट होती है ना, ये जो माइल्डली ये मुस्कुराया जा रहा है, वो एक तरह से मॉक करते हैं
कि हम जानते हैं सत्य क्या है, लेकिन हम बोलेंगे तो यही, इस तरह की अप्रोच होती है। यहाँ पर नीतीश कुमार ने जो 2-3 बातें बोली हैं, एक बोला है कि वो जानते हैं और उनका इशारा भाजपा और संघ के लोगों की तरफ, और उन्होंने बोला 2 लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं, तो संभवतः नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ उनका इशारा रहा होगा। अगर नीतीश कुमार ये जानते हैं कि भाजपा और संघ वालों ने दंगे कराए हैं, जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं, तो बैन कर दो दोनों को। ये माइक पे क्यों बोल रहे हो? दोनों को ही आप गुंडा एक्ट, नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट या कुछ भी उस तरह का लगा के, जो भी बिहार की नियमावली में है, ये लगा और दोनों को डिसबैंड करो, बैन कर दो अपने राज्य में। आपके पास तो अच्छा खासा बहुमत है, बैन कर दो ना। जब आप इतने कन्फर्म, फिर ये जांच वांच क्यों करवा रहे हो? ये जब मुख्यमंत्री क्लेम करता है कि उनको पता है ये कौन करवाता है, तो 2 बातें होती। एक तो ये कि तुम्हारे इंटेलिजेंस का फेलियर है। अगर तुम कह रहे हो कि बाहर से आके लोगों ने ऐसा किया है, तो तुम्हारे ही इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ ना, कि तुम उसको कंटेन नहीं कर पाए। और तुम्हारे पास तो पिछले वर्षों के भी दंगों का आंकड़ा है, और इन जगहों पे दंगे होते हैं, तो फिर तो आपको पहले से ही चुस्त दुरुस्त होना चाहिए था और आपको तैयारी करके रखनी चाहिए थी। वो आपने नहीं किया, आपने दंगे होने दिए। आपकी पुलिस जो है, आज कहा जा रहा है कि बिहार शरीफ में एक लाइब्रेरी था मदरसे का, उसको जो है आग लगा दिया गया, और पूरा उसका DSLR से फ़ोटो खींच करके बोला जा रहा है कि बताओ, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वो लोग एक लाइब्रेरी के जलने पे, और उसका भी सत्य क्या हुआ मैं बताऊंगा, रो रहे हैं। जो बगल ही में 9 लाख पांडुलिपियों के साथ नालंदा की लाइब्रेरी थी, जिसमें भारत के और सनातन धर्म के इतिहास और सभ्यता और संस्कृति से जुड़े कई ऐसे ग्रंथ, पांडुलिपियां रही होंगी, जिनके कारण से भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अंधकारमय है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, उसमें शोध पत्र होंगे, उस पर यात्रा वृतांत होंगे, इतिहास होगा, सब कुछ का जला दिया गया। तो आप ये क्या, एक मदरसे में आग लगी और उस पे जो है फ़ोटो खिंचा करके तुम विक्टिम बन रहे हो। और दूसरी बात, बिहार तक चैनल पर श्वेता सिंह को इंटरव्यू देते हुए एक महिला ने, और अन्य महिलाएं भी वहाँ पे थी, उन्होंने क्लेम किया कि वहाँ पर तो स्वयं ही उन्होंने आग लगाया। में मस्जिदिया जला दल के, मैं गोलियों मार दल के कुल के, और अथी कर दल के, जे उठावे जाए ओकरे मारे, जे उठावे जाए जे एकरे मारे। देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि स्वयं आग लगा या नहीं लगा, ये तो जांच का विषय है। वो तो जांच में पता चल जाएगा कि खुद आग लगा करके विक्टिम बन रहे हैं या फिर कोई और बात है। लेकिन एक मुख्यमंत्री का जांच से पहले ही इंगित कर देना कि फलाने आदमी ने या फलानी संस्थाओं ने किया है, ये बहुत कुछ बताता है। एक बात और चल रही है कि बताया जा रहा है कि वहाँ से 200-300 लोग जो है, हिंदुओं के बच्चे जो है वो गायब कर दिए गए हैं। अब इसमें जो है पैनिक करने की बात नहीं। एक तो यह नंबर हो सकता है कि एग्जैजरेटेड हो, दूसरी बात यह भी है कि आप मानिए कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और पुलिस आपके विरोध में एक तरह से कार्य कर रही हो, तब कुछ लोग जो होते हैं वो ऑफ द रेडार चले जाते हैं, वो कहीं कहीं चले गए होंगे। ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने किडनैप कर लिया हो, उसको मार दिया होगा, क्योंकि जिस भीड़ ने पत्थरबाजी की वो इस तरह के काम नहीं करती है। पत्थरबाजी की, मार दिया, आग लगाया, इस तरह की घटनाएं हमको सुनने में आती हैं, बट किडनैप करके इतने दिन रखे, तो ये अभी तक इस तरह से नहीं आया सुनने में। तो मुझे लगता है कि वो पुलिस के भय से कि हमें भी पकड़ लिया जाएगा, वो कहीं पे जाके छुपे हुए होंगे। अब जो मैं नीतीश कुमार को लेकर के कह रहा था कि आप भाजपा और RSS दोनों को बैन कर दीजिए। अगर ये आपको लगता है कि उस पर NSC लगाई, नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट, और इन दोनों ही संस्थाओं को और जितनी भी हिंदू संस्थाएं हैं, अगर आपको लगता है कि यही संलिप्त थे, यही मस्जिद में घुस गए, इन्होंने ही पहले पत्थरबाजी की। आपके तो विधायक बोल रहे हैं कि आत्मरक्षा में बम बना रहे होंगे जब बम पकड़ा गया तो। और आप नीतीश कुमार के इसी स्टेटमेंट का एक हिस्सा यह भी था ना कि जाके पता कीजिए कि बिहार शरीफ नाम किसने दिया। हाँ भाई, पता है आपने दिया है, और क्यों दिया है उसका भी इतिहास सबको पता होना चाहिए।
जिस व्यक्ति ने संभवतः वहाँ पे लूट मार मचाई थी उसकी कोई संभवतः दरगाह है या इसी तरह कुछ बात है जिसके कारण उसका नाम जो है रखा गया है। और बख्तियारपुर वो तो एक क्लासिक मूर्खता का एक जीता जागता प्रमाण है कि आप जिस व्यक्ति ने पूरे नालंदा को ध्वस्त किया, आग लगाया, उसके नाम पे शहर आज तक है और वो आपके मतलब मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बगल ही में आता है। अब एक बात है मनीष कश्यप को लेकर के, उस पर क्या किया है कि तमिलनाडु पुलिस कुछ दिन पहले ले गई और जब तमिलनाडु पुलिस ले गई तब तक बिहार सरकार ने एक और केस उस पर डाला है कि भाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हो गया। अब मुझे नहीं पता कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसने बनाया, जिनके पिता वो हैं वो बिल्कुल अपना डीएनए चेक करवाएं, वो उन्हें अपना पिता माने, हमारे तो नहीं और राष्ट्र के तो बिल्कुल पिता नहीं है क्योंकि 1947 में राष्ट्र नहीं बना था। भारत के राष्ट्रपिता राम हैं, भारत के राष्ट्रपिता भरत हैं, भारत के राष्ट्रपिता शांतनु हो सकते हैं, भीष्म हो सकते हैं, युधिष्ठिर हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, भारत के राष्ट्रपिता गांधी जैसे व्यक्ति तो नहीं होंगे। अब उस वीडियो में उन्होंने क्या ऐसा कह दिया है जिसके कारण एक और धारा लगी है, वो अलग बात है। अब क्या हुआ कि मदुरई कोर्ट से उन्होंने एक्सटेंड करवाया जुडिशियल कस्टडी को और एक आज लगा है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट, मनीष कश्यप के ऊपर। अब मनीष कश्यप ने किया क्या है यह प्रश्न आता है और ये धाराएं क्यों जोड़ी जा रही, यह भी एक प्रश्न है। धाराएं इसलिए जोड़ी जा रही हैं क्योंकि पुलिस भी जानती है कि जो चार्जेज आपने लगाए हैं वो लगा करके आप इसको ज़्यादा दिन जेल में रख नहीं पाओगे क्योंकि वो रिपोर्टिंग कर रहा है और रिपोर्टिंग कर रहा है। मान लीजिए कि भ्रामक खबर ही फैला दी उसने, जो कि क्लेम उनका गलत है। मनीष कश्यप ने कुछ अलग संस्थाओं को, जो मीडिया हाउसेज हैं, उनको कोट करके अपने वीडियो में या ट्विटर पे जो वो ट्वीट किया है और बहुत सारे लोगों ने किया था उस वक्त, अफवाह फैली थी। आप दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और बाकी लोगों ने किया है, उस पर आप केस कीजिए, उस पर नहीं किया है केस, मनीष कश्यप पे किया है। और मनीष कश्यप जो है तेजस्वी को लेकर के थोड़े अधिक आप कह सकते हैं कि एग्रेसिव रहे अपने पत्रकारिता के अप्रोच में, तो इसे आप मान कर चल सकते हैं कि सत्ता जो है व्यक्तिगत शत्रुता एक तरह से निकाल रहा है। इसीलिए नई नई धाराएं जोड़ी जा रही हैं। एनएसए में क्या होता है कि बिना आरोप तय किए आप उसे 12 महीने तक जेल में रख सकते हैं। तो क्या मनीष कश्यप वास्तव में 12 महीने जेल में रहेंगे? मुझे नहीं लगता। मनीष कश्यप को अगर एक ढंग का वकील मिल जाए, और मुझे लगता है कि वो लोग होंगे ही, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें तुरंत ही छोड़ देगा क्योंकि एनएसए लगाने के लिए भी आपके पास कुछ कारण होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने लगा दिया हो गया, नहीं। क्या मनीष कश्यप के ट्वीट के बाद या वीडियो के बाद दंगे हो गए, जान माल की क्षति हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा को क्षति पहुंची, या केवल आप पोटेंशियल थी क्षति पहुंचाने की? उसमें भी आप देखिए कि क्या एक यूट्यूबर की इतनी रीच है जितनी कि उन नेशनल मीडिया के चैनलों की है जिन्होंने इस तरह के न्यूज़ को प्रचारित किया था। तो फिर उनको भी आप लीजिए, उन पे भी एनएसए लगा दीजिए। पत्रकारिता पे मैं नहीं बताऊंगा और बार बार नहीं बताऊंगा कि पत्रकार का कार्य होता क्या है। उसका काम है जो समाचार आ रहे हैं उसको वेरीफाई करना कुछ स्रोतों से, अगर वो स्वयं वहाँ नहीं जा सकता है। अगर स्रोत दैनिक भास्कर है, जागरण है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इस तरह के प्रतिष्ठित हैं, तो फिर और कैसे वेरीफाई होता है? और अगर वो लोग गलत थे तो आप पत्रकार को मतलब एनएसए लगा दोगे यार। और मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट में इनका ये एनएसए वाला जो है ये झुंझुना कितना देर तक टिकने वाला है। एक और चीज़ जो मैंने देखी कि ऐसे समय में जबकि मीडिया संस्थानों को और पत्रकारों को अपने एक पत्रकार के साथ खड़े होना चाहिए था सॉलिडारिटी में, वो मॉक कर रहे हैं। बिहार तक हैंडल का एक मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ। उन्होंने लिखा नप गया, नप गए मनीष कश्यप। आप सोचिए कि टीवी टुडे नेटवर्क जिसमें इंडिया टुडे आता है, ललन टॉप आता है, मतलब तमाम तरह के
आज तक आते हैं, उसके कई चैनल हैं अलग अलग, छोटे छोटे हर राज्य को लेकर के चैनल हैं। वो इतना भीतर से ईर्ष्यालु हो गया है कि वो जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है कि नप गए मनीष कश्यप। अरे भाई, आज वो नपा है, कल तुम भी नप जाओगे। सत्ता किसी एक की तो होती नहीं, कल तुम्हारे भी किसी पत्रकार को धरा जाएगा। और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप ने अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा किया जो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ अपराध नहीं है, ये अपराध जो इसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो तो पत्रकारिता से जुड़े हुए आरोप हैं कि तुमने ये रिपोर्टिंग कैसे की, तुमने ये ट्वीट कैसे किया। लेकिन इसको दिखाया ऐसे जा रहा है कि ये जो है वो चीन के साथ जो है मेल मिलाप कर लिया। भाई, चीन के साथ जो MOU कर रहे हैं उसकी तो तुम बड़ाई कर रहे हो, उसके साथ तो तुम्हारे जर्नलिस्ट जो है भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं, उसका तो कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम इस व्यक्ति को जिसने पत्रकारिता की है उसके कारण जो है उसके ऊपर NSA और इस तरह की चीज़ें लगा रहे हो, ये टिकेगा नहीं। और मैं यह भी बोल रहा हूँ, मैं मतलब कल मैं अभिषेक तिवारी एक मित्र हैं बिहार से, उनके शो पर था और कल शाम में मैंने एग्जैक्टली यही बोला था कि देख लेना आने वाले समय में इस पर NSA या गुंडा एक्ट लगेगा। और सुबह आके 10 बजे पता चला कि NSA लगा दी है तमिलनाडु पुलिस ने। और मैं बता देता हूँ बिहार पुलिस और क्या कर सकती है, या अन्य तरह की पुलिस जब ऐसे सिचुएशन में फंसती है कि उनके पास साक्ष्य नहीं होते हैं किसी को जेल में रख पाने के लिए, तो नई नई धाराएं जोड़ते हैं। हो सकता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दे रहा हूँ, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बिहार पुलिस ऐसा करेगी। एक सिचुएशन में दे रहा हूँ कि आने वाले समय में हो सकता है कि कोई एक लड़की आएगी कहीं से जो क्लेम करेगी कि मनीष कश्यप के साथ उसकी बात होती थी और उसने जो है उसे कहा था कि वो उससे विवाह कर लेगा और उसके टेक्स्ट पे उसने सेक्स किया, यानी ये रेप का मामला बनता है। और ये करके उसका चरित्र हनन भी होगा। अब देखिए, उसको राष्ट्रविरोधी तो बता दिया गया ना, NSA लगा दिया, मतलब राष्ट्रविरोधी है, वो देश विरोधी गतिविधि कर रहा है, देश की सुरक्षा को जो है संकट में डालने का यत्न कर रहा है। तो अब क्या बता, अब चरित्र हनन बचा है। फिनेंशियली तो आपने बता ही दिया, और बाकी जातिवादी और इस तरह की चीज़ें सब, उसके जाति का नाम बता दिया, कितना कमाता था, किस बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, वो सब आपने बता दिया। तो अब खाली चरित्र हनन बचा है इन लोगों की, मतलब जो तुनीर होता है, तर्कश जो होता है, उसमें बस कुछ तीर और बचे हुए हैं। और ये आपको होता हो, मुझे लगता है 1 सप्ताह के भीतर इस तरह की कोई घटना घट जानी चाहिए मनीष कश्यप के साथ। तो हमने देखा कि बिहार में अभी जो है विचित्र सी स्थिति बनी हुई है। जातिगत जनगणना इन्होंने कराई, वो मुझे लग रहा है कि बैकफायर कर चुका है, अन्यथा ये बाकी डेटा भी जो है वो देते हैं, और या हो सकता है कि आने वाले समय में ये सार्वजनिक करें और उस पर एक चर्चा बने। नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार की सुरक्षा को लेके और वहाँ पर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या किए जा रहे हैं जबरन, कि तुम हमारे इलाके में जो है फलाना नहीं कर सकते, डीजे नहीं बजा सकते, इन सब को जब आप एक ऐसे बयान से छुपाते हैं कि ये भाजपा की साजिश है या ये करवाया जा रहा है, तो आप मूलतः ऐसे लोगों को आप एक फ्री हैंड दे रहे हैं कि मस्जिद के सामने से कोई डीजे बजाना वो क्राइम है, और उस पर अगर तुम पत्थरबाजी कर रहे हो या पेट्रोल बम फेंक रहे हो, आग लगा रहे हो, वाहनों को फूंक रहे हो, तो वो जो है वो जायज़ हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे मस्जिद के सामने से किसी ने डीजे बजा दिया। और इसके आगे फिर मनीष कश्यप वाला आ जाता है। मनीष कश्यप पे मैं बार बार इसलिए, एक तो वो पत्रकार है, दूसरी बात यह है कि जो क्षेत्रीय पत्रकार होते हैं, स्थानीय पत्रकार होते हैं, उनसे सत्ता अत्यधिक डरती है। अभी जो रामनवमी में इस तरह का कांड हुआ और पुलिस जो है हर बात को, जो ग्राउंड रिपोर्ट हो रहा है या वॉक्स पॉप किया जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, उन सारी बातों को पुलिस जो है खाली ट्वीट कर देती है कि ये अफवाह है, वो अफवाह है, यह भी अफवाह है, आप अफवाह मत फैलाइए, आप मर्यादित टिप्पणी कीजिए। यही सब करके पुलिस जो है मैनेज करने में लगी हुई है। आप सोचिए कि अगर मनीष कश्यप गिरफ्तार ना हुआ होता तो उसके कारण, और मैंने ऐसे ट्वीट देखे हैं लोगों के, और जो पत्रकार बिरादरी से हैं बिहार से, वो कह रहे हैं कि भैया हमारे पास वीडियो है, हमारे पास एविडेंस है,
और लोगों ने शेयर किया है कई जगह पे कि वो इतने डरे हुए हैं कि अगर वो वीडियो शेयर करेंगे तो पुलिस उन्हीं को उठाकर ले जाएगी। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो एक लोकल जर्नलिस्ट का जो इकोसिस्टम होता है वो इतना भयाक्रांत हो गया नीतीश कुमार की इस हरकत के कारण, जो मनीष कश्यप के साथ हुआ है, कि वो अब एक्चुअल में कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अंततः देखिए, मनीष कश्यप का चैनल ठीक है, उसके 70 लाख जो है वो सब्सक्राइबर है और उसको पैसा भी ठीक ठाक आ रहा होगा, तो वो फाइनेंशियली साउंड है। लेकिन बाकी जो ब्लॉक लेवल के हैं या ज़िले के स्तर के हैं, वो लोग उतने फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं कि वो पुलिस से पंगे ले सके एक तरह से। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि किस तरह से एक व्यक्ति को टारगेट करके बहुत ही सक्सेसफुली, कम से कम कुछ समय तक के लिए तो बिहार सरकार ने स्थानीय पत्रकारों को दबा दिया है। उनके वॉइसेस को एकदम कंप्लीटली उनको डेसिमेट करने में ये लोग सफल रहे हैं। और इस कारण से आपको रामनवमी का जो दंगे हुए, जो आगजनी हुई, उसकी जो एक्चुअल पिक्चर आपको स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से मिलती, वो आप तक नहीं मिली है। आप तक वही मिल रहा है कि बिहार पुलिस ने क्या ट्वीट किया। नेशनल लेवल के जो मीडिया संस्थान हैं, उनके जो क्षेत्रीय चैनल है, टीवी चैनल, उनके हैंडल से डिलीट करवाए जा रहे हैं। कई बार कुछ समाचार जो है डिलीट करवाए गए उनके यूट्यूब से और ट्विटर हैंडल से। इस तरह की भी सूचना कथित तौर पे मिल रही है लोगों को। तो हमें और आपको समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। नीतीश कुमार को अपनी सत्ता जाने का भय है और मुझे लगता है वो 30-35 सीट पे निपट जाएंगे अगले बिहार चुनाव में, अगर इसी ढर्रे पे चलते रहे तो। क्योंकि उनका पूरा करियर ही है कि वो किसी दूसरे में वो परजीवी होता है। एक होता है हम लोग की तरफ भयजोंक उसको कहते हैं। आप नदी वदी में जब नहाने उतरेंगे तो वो जो काले रंग का होता है, इतना छोटा, वो लटक जाता है और खून चूस के उंगली इतना मोटा हो जाता है या उससे भी अधिक मोटा हो जाएगा। तो नीतीश कुमार और उसका जो जदयू है वो भयजोंक है। वो अपने से पुष्ट प्राणी के ऊपर चिपकता है, उसका खून चूसता है और फिर एक दिन अलग हो जाता है। पहले भाजपा से चिपके, फिर राजद से चिपके, फिर भाजपा से चिपके, फिर राजद से चिपके, और आगे अब इसी में एक उम्र भी होती है कि वो कहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो हम देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन मुझे आने वाले चुनाव में इनकी स्थिति जो बहुत मुझे लगता है कि ये संकटग्रस्त है पार्टी, और इसी कारण से इस तरह के आप कह सकते हैं कि आई डोंट गिव अप शिट अबाउट इट, इस तरह का एटीट्यूड आपको जो है नीतीश कुमार के बयानों में मिलता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा और बिहार पे इस जातिगत जनगणना पे आपकी क्या राय है वो हमारे कमेंट में अवश्य लिखें। शेयर कीजिए इसको और मनीष कश्यप के लिए आप अपने स्वर को तीव्र कीजिए। इसमें आपको यह देखना होगा कि वह केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, और हो सकता है कि उनसे आपके अपने निजी कुछ या उनकी रिपोर्टिंग के स्टाइल से आपकी कुछ अलग अलग असहमतियां हों। फिर भी किसी भी पत्रकार को पत्रकारिता के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो ठीक है, उसको डालो जेल में या उससे पूछताछ करो। रेप कर दिया, किसी की हत्या कर दी, तो वो पत्रकार होने के पीछे नहीं छुप सकता है। लेकिन पत्रकारिता मात्र करने के लिए, ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए या यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की प्रताड़ना की वो NSA तक जो है वो लगा दिया जाता है, वो नहीं करना चाहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।